राजस्थान में बढ़ते भ्रष्टाचार पर गहरी नाराजगी दिखाते हुए भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष सरवण बोडक ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरवण बोडक ने टोल नाके पर बढ़ रहे भ्रष्टाचार के साथ ही पासपोर्ट कार्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार को भी उजागर किया। बोडक ने राजस्थान में बढ़ रहे भ्रष्टाचार पर चिंता जाहिर करते हुए युवाओं से आह्वान किया कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोले। हमने सरवण बोडक से राजस्थान में बढ़ रहे भ्रष्टाचार को लेकर बातचीत की। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं राम मनोहर। आज खास शख्सियत में मेरी मुलाकात हो रही है सरवण बोडक से। अगर भूमिका की बात होती है तो अपने क्षेत्र में जो विशेष तौर पर पीड़ित पक्ष है, उस पीड़ित पक्ष के पक्ष में हमेशा उनकी जो दबी हुई आवाज उसको प्रमुखता से उनके पीछे खड़े होने का किरदार है। और इनके लिए कहा जाता है कि जहां कहीं भी किसान है, मजदूर है, बेबस जो लोग हैं, उन्हें अगर कोई हेल्प की या जरूरत हो तो ये अग्रिम पंक्ति में आकर उनकी मदद करते हैं। अभी हाल ही में 2-3 इनके वीडियो वायरल हुए हैं तेजी से। उनमें बाकायदा जो शासन प्रशासन की जो व्यवस्था है उन पर इन्होंने सवाल उठाया है। उसके साथ ही उन्होंने बिगड़ती हुई जो व्यवस्था है उन पर मुखरता से अपनी आवाज रखी है। और जो एक टोल कर्मियों से जो अवैध रूप से वसूली है, इन्होंने अपनी आवाज रखी है। आज इस पूरे मुहिम को लेकर बातचीत करते हैं और समझते हैं कि आखिर सरवण बोडक इस मुहिम को शुरू करने के पीछे इनकी मंशा क्या है, क्या चाहते हैं और क्या सोचते हैं। सरवण जी, बिना कोई समय खराब हुए डायरेक्ट आपसे सवाल लेता हूँ। मैं देखता हूँ कि पिछले 2 महीने को मैं आपको वॉच कर रहा था। लगभग मैंने 3 से 4 आपके वीडियो देखे लगातार, चाहे वो टोल नाके वाला हो, चाहे वो वो आपका पासपोर्ट कार्यालय वाला हो, उसके अलावा तमाम जो भूमाफिया द्वारा जो भी कुछ होता है उस पर आपने बकायदा अपनी वो आवाज रखी है। और उन्होंने कहा कि कहते नहीं भाई जहां हार जाते हो वहां सरवण बोडक कहता है भाई हाँ मैं तेरे पीछे हूँ। ये पूरी मुहिम क्या है? देखो, ना तो मेरा इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद है। चुनाव तो में लड़ना ही नहीं, किसी भी प्रकार का नहीं लड़ना है। क्या करेंगे चुनाव लड़के? लोग तो कहते हैं कि सरवण बोडक है वो राजनीति में नहीं, राजनीति चाहिए नहीं। मैं देखो बाल ठाकरे को मानता हूँ। कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है। हाँ बिल्कुल, मैं बाल ठाकरे को मानता हूँ और लेनिन उनको मानता हूँ। और अगर बात करते हैं हम यूथ के लिए तो मैं स्वामी विवेकानंद है, उनको मैं मेरा मार्गदर्शक क्या बात हो, कल मानता हूँ, जयंती का हाँ सारी चीजें। दूसरी बात, राजनीति में आके क्या करेंगे? करना तो सब लोगों को वही है। आज अगर हम देख रहे हैं कि चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या और कोई दल हो, क्या मकसद रहता है? कल तक एक आदमी आता है जो साइकिल पे आता है, एमएलए बन जाता है, उसके पास में बड़ी से बड़ी गाड़ी, बड़ी से बड़ी बंगले और बड़ी से बड़ी ये मानो आप जो उसकी सुविधाएं हैं वो होती है। कोई भी आदमी अगर राजनीति में आना चाहता है तो उसके पीछे बहुत बड़ा मकसद वो लेके आता है। हमने एक ऐसी हमारी टीम बनाई है जिसमें हम कम से कम भी 100 आदमी काम कर रहे हैं। और उस टीम के लिए हमारा मकसद ये है कि जहां गरीब, बेबस, मजदूर और कमजोर वर्ग है जिसको हर जगह दबाया जाता है, चाहे तहसील स्तर लो, चाहे पंचायत स्तर लो, चाहे पुलिस थाना लो और चाहे आगे भी आप कहीं जाओ, तो कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं होती है। ऐसे ऐसे मामले देखते हैं। टोल कर्मी वाली जो बात कर रहे हो, तो क्या मैं अकेला आदमी थोड़ी था ऐसा? हर आदमी को बोलते थे फास्टैग नहीं है और 55 रुपए की रसीद काटते थे, किसी ने आवाज नहीं उठाई। मैंने उठाई, मेरे को लगा कि ये गलत कर रहे हैं, इसलिए पासपोर्ट कार्यालय वाला मामला है तो वो भी मैंने इसलिए उठाया कि वो गलत कर रहे हैं। आवाज को दबाने के लिए उन्होंने बहुत ताकत लगाई, गार्डों को बुलाया, पुलिस थाना गांधीनगर बुलाया, मैं नहीं दबा क्योंकि सच में ताकत होती है। मेरा मकसद ये है कि जनता को भी ये दिखाना है। और ये सारा क्यों कर रहे हो? क्या आपका इरादा क्या है? इरादा कुछ नहीं है। अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि एक आदमी अगर मैं बोल रहा हूँ तो कम से कम मेरे को देख के और मेरे को सुन के अगर एक आदमी भी बोलने लगेगा और एक 11 होता है, बड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। क्या सोच रहे? इसमें मिशन के तौर पर देखो, एक मिशन। हाँ, मिशन के तौर पे हम इस चीज को देख रहे हैं। मिशन ये है कि अगर कहीं भी गलत हो रहा है तो हम आवाज उठा रहे हैं। लेकिन सरवण जी, मैं देखता हूँ कि सत्ता में इतनी ज्यादा ताकत होती है। कुछ ताकत नहीं है सत्ता में, कोई ताकत है ही नहीं। काहे की ताकत है सत्ता के अंदर? सत्ता आपने देखा होगा अपना पड़ोसी देश है बांग्लादेश, तख्ता ही पड़ती है ना सत्ता का, युवाओं ने। ओके, और यहाँ क्या ताकत है सत्ता के अंदर? एक गरीब बेबस आदमी कई राजनीति के शिकार हो गए तो
नहीं, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर मैं गलत नहीं हूं तो कोई ताकत ही नहीं जो मुझे दबा सकती है। राजनीति मुझे चुनाव लड़ना नहीं है और मैं मलखान और मदेना जी कहते हैं कि भाई राजनीति है वो फंसा देती है। नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते कोई भी। कानून है वो सबके लिए समान है। अगर हम गलत करेंगे कभी तो डर नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल डर का सवाल ही पैदा नहीं है। अगर हम गलत नहीं है तो क्यों डरे किसी चीज मैं देख रहा हूँ कि गौशाला के लिए आप अपना जो जहाँ जन्म हुआ है वहां पर एक अच्छी सी गौशाला भी बनाई है आपने। गौशाला के लिए सबसे जो मुख्य कारण था वो ये था कि जैसे सर्दी का मौसम चल रहा है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, जितने भी हमारी ग्राम पंचायत के काश्तकार लोग हैं वो रात को कोई 2 बजे उठ रहा है, कोई 1 बजे उठ रहा है और इस सर्दी के मौसम में वो चैन से नहीं सो पा रहा है। सबसे पहली प्राथमिकता ये थी कि हमारे एरिया में गौशाला होनी चाहिए। हमारे पड़ोसी जो जिला है जयपुर ग्रामीण, जहाँ से रेनवाल से हमारी सोनी गायें बहुत आती है और बहुत से लोग परेशान होते थे। और गौशालाओं के लिए रेनवाल में भी गौशाला बहुत बड़ी है, लेकिन आप अगर वहां जाके देखोगे तो आपको 50 गायें नहीं मिलेगी। चंदा और फंड भी इतना आता है कि बहुत फंड आता है, लेकिन आज भी वहाँ गायें नहीं है। क्यों नहीं है? आप एक क्वेश्चन करना कभी, आप मेरी बात जाऊंगा ना। हाँ, बिल्कुल आप वहां जाके देखो। आपने हमारी गौशाला वो देखा मैंने विजिट किया, लगभग 225 गायों का आंकड़ा दिया। आंकड़ा जब इसकी नींव लगी उस दिन भी आप आए थे। ये हम सब लोगों ने मिलकर और ये ठाना कि क्यों ना हो हमें गौशाला बनानी। इसके लिए जमीन भी हमने खरीदी है। जमीन के साथ मैं देख रहा हूँ आपकी एक मुहिम हो, एक मुहिम हो। अब जाते जाते 2-4 वो सवाल मैं आपसे लूंगा। मैं शुरुआती तौर पर आपकी राजनीति समझ को भी देखता हूँ, मैं आपकी सामाजिक सरोकार के मुद्दे को भी कई बार मैंने कवरेज भी किया है। मैं एक बात समझ में नहीं समझ पाया, जहाँ राजनीति की बात आती है तो राजनीतिक चेतना भी दिखाते हो आप? नहीं, राजनीतिक चेतना हम दिखाते हैं कि जैसे नरेंद्र मोदी से हम प्रभावित हैं। प्रभावित इसलिए है कि बंदा अच्छा बोल रहा है, अच्छा कर रहा है, चल रहा है। कब तक चलता है ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि कोई भी चीज वो निश्चित नहीं होती है। निश्चित चीज है तो मौत है फाइनल, इसके अलावा कोई भी इसमें निश्चित नहीं है। दूसरी चीज कि आज अगर हम देख रहे हैं कि मोदी जी अच्छा कर रहे हैं इसलिए उनका गुणगान कर रहे हैं, कल कोई उनसे बेटर करने वाले भी आ जाए भाई। ये तो आप तेजी से, ऐसा नहीं लग रहा है कि आप तेजी से अपने विरोधी खड़े कर रहे हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता है, सच अगर हम बोल रहे हैं। और देखो दोस्त तो बचे कहाँ हैं, किस्तों में बचे हैं, कितने दोस्त हैं, चाहे आप राजनीति में ले लो। आप जादू की छप्पी देते हुए डराते हो? नहीं, ना डराते हैं ना जादू की छप्पी देते हैं। हमने तो देखो सब चीजें मोहब्बत से कर रखी है और मोहब्बत की जो दुकान है वो चला रखी है। अब किसी को मोहब्बत पसंद है तो ठीक है। और जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि भारत देश से वो 1857 में भी आजाद हो सकता था, लेकिन क्यों नहीं हुआ? लोग गूंगे बन के बहरे बन के बैठ गए, इसलिए हमें 200 साल तक गुलामी करनी पड़ी। उस समय भी आपको पता हो तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों ने असेंबली में बम क्यों फेंके थे? क्योंकि जो उस कुर्सी पे बैठे थे वो लोग बहरे। उनके कानून को खोलने के लिए उन्होंने ये। क्या भगत सिंह जैसा इरादा है? हाँ बिल्कुल, अगर अपन सच के लिए लड़ रहे हैं, सच लोगों के लिए सारा काम कर रहे हैं, अगर उसके बावजूद अगर आपका होम डिस्ट्रिक्ट सीकर है, शेखावाटी क्षेत्र है, अभी हाल ही में संभाग बना दिया गया था, संभाग चला गया, थोड़ी तकलीफ हुई? देखो संभाग का जो सिस्टम है ना, संभाग वाले सिस्टम ये राजनीतिक सिस्टम है। एक दूदू जैसा छोटा सा गांव जो पंचायत है, पंचायत से जिला बन सकता है। ये कांग्रेस की एक नीति थी कि वो लोगों को प्रभावित करना चाहते थे। अब ये बताओ आप, नागर जी की जो जगह थी दूदू, उसको जिला बनाया गया, नागर साहब वहां से आ रहे थे। आपका खुद का नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है संभाग से। चलो अपन तो राजनीति सवाल ही नहीं करते, मुझे 2-3 चीजें और बता दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि एक जिस क्षेत्र में आप रहते हो, जिस ग्राम पंचायत में कोशिशें बहुत कर रहे हो आप लोगों की, भाई वहाँ की हाईटेक बने, सीसीटीवी कैमरा हो, रोड लाइटें हो, अच्छी खासी एजुकेशन हो, बालिका शिक्षा ज़्यादा हो, स्कूल का स्तर बढ़े, यहाँ पर IIT डॉक्टर बने, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि उतना डेवलप उस तेजी से नहीं हो पा रहा है। तेजी से इसलिए नहीं हो रहा है, जो हमारा सरपंच प्रतिनिधि है गोपाल, बिल्कुल सीधा साधा निराधार और एक गरीब आदमी है। उसके पीछे तो आप नहीं, मैं हूँ, लेकिन हमारे पीछे एक मकसद और है। 100 रुपए भी हमें नहीं चाहिए किसी भी प्रकार के, ना खाएंगे ना खाने देंगे। कई चीजों से कई तकलीफें ऐसे कि चाहे ठेकेदार मान लो या जिनको विरासत में यहाँ जैसे राज करते आए हैं, भाई 2-3 पक्ष ऐसे हैं जो स्टार्टिंग से लेके आज भी वो राजनीति के लिए अपना खुद का उल्लू सीधा। क्या मैं ऐसा समझूं कि ये पक्ष की राजनीति, ठेकेदारी की यह राजनीति कहीं न कहीं विकास या आपके? हाँ, बिल्कुल। जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाह रहा हूँ, जैसे कि हमने ये सोच लिया कि हमें जो लीगल काम है वही करने हैं। विरोध इतना होता है कि बहुत ज्यादा, कुछ लोग सामने आ जाते हैं, कुछ लोग सामने नहीं आते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ और विश्वास दिलाता हूँ, जो काम 50-60 साल में नहीं हुए वो काम गोपाल
जो हमारी सरपंच है सुमन देवी, उनके कार्यकाल में वो काम हुए। जैसे कि मैं पहला उदाहरण तो आपको गौशाला का देता हूँ। क्या गौशाला की पहले जरूरत नहीं थी क्या? कौन सा पंचायत से? गौशाला में तो पंचायत की बताएं, आप जैसे सामाजिक सरोकार तो वो हमारे से तो बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, इतने पैसे वाले हैं, 2-2 हजार करोड़ की पार्टी है साहब, हम तो उनके 1% में भी नहीं है, लेकिन खड़े हुए हैं, कराए ना हमने। दूसरी चीज, जैसे हम बात करते हैं सीनियर विद्यालय जो रामजीपुरा है, उसके पीछे का जो रास्ता था उसका विवाद काफी टाइम से चल रहा है। बच्चियां जाती थी, कीचड़ भरा हुआ था, आज तक किसने उस दीवार को नहीं तोड़ा ना, हमने तोड़ा किया है हमने। और जितनी भी जो सामाजिक संस्थाएं हैं या विद्यालय हैं। अच्छा, दो चीजें बताइए, राजनीतिक व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, सरकारी है, जहां पर मैं कह रहा हूं कि कई भ्रष्टाचार की बात आती है, कई भाई भतीजावाद की बात आती है, कभी आप खुद व्यक्तिगत तौर पर इससे पीड़ित हुए हो? नहीं, देखो मैं बताऊं, मेरा कोई मकसद ऐसा नहीं है। और जैसे लालच जरूर आता है, अगर आपने किसी को पद दे दिया ना तो उसके दिमाग में इतना बड़ा कचरा आ जाता है कि पता नहीं मैं क्या बन गया। कोई भी आदमी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता है, चाहे कोई भी हो, छोटा सा एक बार अगर किसी आदमी को पंच बना दिया, उसके दिमाग में भी ये हो जाता है कि नहीं, मैं इस कुर्सी को नहीं छोड़ सकता, ये कुर्सी मेरे लिए है, मैं इसके लिए हूँ। लेकिन मैं इस चीज के खिलाफ हूँ। अगर कोई योग्य व्यक्ति आगे आ रहा है तो उसको मौका दो। सरकार बदली है राजस्थान में, उसके बावजूद तो भ्रष्टाचार में कभी नहीं, कोई कमी नहीं है। मैं खुद बीजेपी से हूँ, बीजेपी का कार्य करता हूँ, कर्मठ कार्य करता हूँ। जैसे कि अभी मैं आऊंगा 1-2 दिन बाद में बोलूंगा। अभी जैसे अभी ट्रांसपोर्ट का माहौल चल रहा है, लोगों की लंबी लंबी कतारें लग रही है, ना कांग्रेस का पता ना बीजेपी का पता, कौन सा आदमी कहाँ जा रहा है, डिजाइन जारी हो रही है। इसमें मोटा पैसा का भी खेल होगा? हाँ बिल्कुल, सब खेल है। और आपको मैं ये 2-3 दिन में स्पेश कर दूंगा। जैसे कि हमने जितने भी पीड़ित लोग हैं उनकी कम से कम 15 लोगों की सूची दी है हमने, जो पीड़ित हैं बिना पैसे दिए। और हम भी इस चीज। अच्छा सरवण जी, मैं एक सवाल आपसे उसके साथ एंड करूंगा। क्या मैं ये देखूं कि जिस क्षेत्र में आप रहते हो, जहां आपका सर्किल है, जहां आपकी टीम की ज्यादा सक्रियता है जी, क्या वहां अब किसी पीड़ित का, किसी कमजोर का शोषण नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा सर, और नहीं हो रहा है। और आपके लिए मैं और बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास ही ग्राम पंचायत खचरियावास है, बहुत बड़ा नाम है खचरियावास अपने। पास ही ग्राम पंचायत कुली है, पास ही ग्राम पंचायत चक है, और पास ही ग्राम पंचायत करड़ है, और बाकी इधर हमारे नगर पालिका की संगठन रेनवाल लगी। और हम ये कह रहे हैं आपको पूरे विश्वास और वादे के साथ, अब की बार इतना बड़ा बदलाव होगा कि दुनिया के दिमाग में ये भी नहीं आएगा कि कैसे हो गया। सरपंच के चुनाव की बात हो रही है, कुछ शौचालित स्टार्टर है वो अभी से चालू हो गए हैं कि हम सरपंच है, वो दौड़ रहे हैं। हम ये आपको मैं नाम लूंगा तो थोड़ा आपकी मुझे जहन में बगावत की वो आ रही है। हाँ बिल्कुल बगावत इसलिए कि एक भी उस आदमी को हम चुनाव नहीं जीतने देंगे जिसने जनता के पैसे से जनता का शोषण करके लोगों को लड़ाया है, मुकदमे करवाए हैं। सबसे खुशी की बात यह है कि चैनपुरा ग्राम पंचायत में सुमन के कार्यकाल में एक भी मुकदमा नहीं है, तो मैं इसको सबसे बड़ी जीत मानता हूँ। मैं अपने इंटरव्यू सेशन का पहला पार्ट आज यहीं खत्म करता हूं। जब भी इस विषय को अगले पार्ट में और ज्यादा बताऊंगा, लेकिन मैं 2 चीजें यहां पर स्पष्ट कर दूं। एक ऐसा मैं कहता हूं कि किरदार है जो भगत सिंह से खासे प्रभावित है। कई बार इनके कार्यक्रम में मैं कवरेज करने आया हूं। ये बहुत जिस डगर पर ये निकले, मैं कह रहा हूँ कि इतनी सरल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बड़े मैं देखा हूँ कि एक्टिविस्ट को या जो सामाजिक सरोकार में जो काम करते हैं उनको राजसत्ता उनको दबा लेती है। कितने कामयाब होंगे, हमारी तो उम्मीद है कि ये कामयाब हो, लेकिन 2 चीज़ें निश्चित तौर पर है कही जाती है कि ये कहते हैं कि जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ या मेरी टीम खड़ी है, वहाँ किसी पीड़ित, कोई कमज़ोर या कोई भी गरीब बेबस का शोषण नहीं होगा। ये मुहिम का आप भी हिस्सा बनना चाहिए। अगर कोई नौजवान ऐसा कर रहा है तो उस मुहिम से आपको भी जुड़ना चाहिए। और मैं तमाम उस लोगों से जो संविधान में इच्छा रखता है, जो कानून में इच्छा रखता है, और जो गरीब बेबस के उस दौर में सताए जाते थे, उस दौर को खत्म करने की कोई पहल कर रहा है, तो उसका आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।